खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरा, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह दैनिक समसामयिकी की सीरीज हम लोग 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां दिया गया है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। मतलब आपका अगर संकल्प दृढ़ है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन आप सफल होके जाएंगे, लोगों का नजरिया आपके प्रति बदला हुआ आएगा। आइए हम लोग शुरुआत से ही तैयारी जीत की करेंगे और सफलता को पाकर ही रहेंगे। आइए इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए इस सेशन का पहला ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। देखिए दिया गया है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे विकल्प जो है, पहला विश्वनाथन आनंद है, दूसरा नरेंद्र पत्रा, तीसरा दिनकर गुप्ता, चौथा मोहम्मद सैफ। दोस्तों यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, विश्वनाथन आनंद जी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। अब यहां से एक संस्था की बात हो रही है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमको जान लेना चाहिए, जिससे आने वाली परीक्षाओं में हमारा प्रश्न गलत ना हो। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की मित्रों, तो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1924 ईस्वी को किया गया। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो लुसाने में स्थित है। और लुसाने स्विट्जरलैंड का शहर है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अगर हम बात करें हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो भारत के चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अगर हम बात करें इसका शुभंकर क्या है, आपको याद रखना है, इसकी शुभंकर जो है वो थुम्बी है। अब यही भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें विश्वनाथ आनंद जी से, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद जी थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो वो विश्वनाथन आनंद जी को सम्मानित किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर विकल्प के रूप में जो अन्य दिया गया है नरेंद्र पत्रा जी से, तो हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ से इस्तीफा दे दिया है। तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ से किसने इस्तीफा दिया, तो नरेंद्र पत्रा जी ने दिया। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें यहीं दिनकर गुप्ता जी के बारे में, तो NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख किसे बनाया गया है, तो दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया है। यहां से एक प्रश्न और भी देख लें, मोहम्मद सैफ जी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका किस देश से संबंध है, तो ये मिस्र के से संबंधित है। अब यहां से आपको मिस्र से एक प्रश्न याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो यह मिस्र में किया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, तो नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। साथ ही साथ स्वेज नहर का संबंध किस देश से है, तो मिस्र से है। और स्वेज नहर जो है ये किन किन को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी जो है ये काहिरा है। आइए इसी क्रम में आगे देखें। यहां देखिए विश्वनाथ आनंद जी का फिगर दिया गया है। आपसे एक प्रश्न और भी याद रखना है, माइंड मास्टर नामक आत्मकथा किसकी है, तो वे विश्वनाथ आनंद जी की है। अब यहां से आपको प्रश्न याद रखना है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी थे पुरुष वर्ग में, लेकिन अगर पूछ लिया महिला वर्ग में कौन थी, तो आपको याद रखना है विजय लक्ष्मी थी
पहली महिला ग्रैंड मास्टर। अब अगर हम यही बात कर लें कि हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के जो शतरंज के खिलाड़ी हैं ये कौन हैं, तो ये डी गुकेश हैं, आपको याद रखना है। और अगर विश्व में पूछा जाए तो अभिमन्यु मिश्रा हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के, तो ये राहुल श्रीवास्तव हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए जरूर परीक्षा में मददगार साबित होंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा। अभी देखिए यहां दिया गया है पहला विकल्प रजनीकांत, दूसरा पुनीत राजकुमार, तीसरा प्रकाश राज, चौथा डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े। हमारा जो सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर भी सही होगा, पुनीत राजकुमार जी को कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। कब प्रदान किया जाएगा, 1 नवंबर 2022 को इस सम्मान से इनको मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में इनका हार्ट अटैक के द्वारा मृत्यु हो गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें कर्नाटक रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है कर्नाटक सरकार के द्वारा, तो कर्नाटक राज्य में या कर्नाटक सरकार में उत्कृष्ट सेवा राज्य के नागरिकों के द्वारा दिए जाने वाला उत्कृष्ट सेवा या किसी भी क्षेत्र में कर्नाटक राज्य के जो विशेष सेवा प्राप्त करता है उसे कर्नाटक रत्न से सम्मानित करती है कर्नाटक सरकार। ऐसे ही इसी प्रकार आपको याद रखना है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है यहीं पे रजनीकांत जी से कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया है। 50वां किसे दिया गया था, तो 50वां अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। अगर हम बात कर लें ये पुनीत राजकुमार जी कर्नाटक रत्न पाने वाले कौन से क्रम के व्यक्ति होंगे, तो ये 10वें व्यक्ति होंगे जिनको कर्नाटक सरकार के द्वारा पर कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया। अब यही एक प्रश्न और भी याद रखिए मित्रों, वह कौन सा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है जिस तरह से कर्नाटक रत्न दिया जाता है ठीक उसी प्रकार से भारत में सर्वोच्च सेवा देने वालों को या किसी क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या दिया जाता है, भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है भारत रत्न। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया, तो 1954 ईस्वी से इसे दिया जाना प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें कि इससे पुनीत राजकुमार जी से पहले किसको कर्नाटक रत्न दिया गया था, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को दिया गया था। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। आइए इसी क्रम में हम लोग देख लें। यहां देखिए ये पुनीत राजकुमार जी का पिक्चर दिखाया गया है आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में भारत पहली बार ट्रिपल जंप में कितने मेडल प्राप्त किया। अब यहां देखिए आपके विकल्प जो दिए गए हैं, पहला दिया गया है 2, दूसरा दिया गया है 5, तीसरा दिया गया है 10 और चौथा दिया गया है 7। हमारा जो यहां सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर ए सही होगा, 2 मेडल। अब यहां पर 2 मेडल कौन कौन से मेडल प्राप्त किया गया, तो पहला आपका है गोल्ड और दूसरा आपका है सिल्वर। साथ ही साथ आप कॉमनवेल्थ गेम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को याद रखें और बार बार रिकॉल करते रहें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में मित्रों का चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे टोक्यो ओलंपिक हो, चाहे टोक्यो पैरा ओलंपिक हो या शीतकालीन ओलंपिक हो, साथ ही साथ शतरंज ओलंपियाड हो, यहां से प्रश्न खेल परिदृश्य से जरूर बनेंगे। तो आपको ये सारे प्रश्न याद रखने हैं। अगर हम बात कर लें कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब से हुई, तो 1930 ईस्वी से कनाडा के हैमिल्टन में कॉमनवेल्थ गेमों का शुभारंभ किया गया। अगर बात करें ये किस क्रम का की बार हो रहा है, तो ये क्रम 22वां है और ये कहां किया जा रहा है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजन किया जा रहा है। अगर हम यही बात कर लें कि 23वां कॉमनवेल्थ आयोजन कहां किया जाएगा, जो कि 2026 में होगा, यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर कि भारत के तरफ से ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है, तो पीवी सिंधु
पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जी को भारत के तरफ से ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारत के तरफ से पहला पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू जी के द्वारा पहला पदक जीता गया। कौन सा पदक जीता गया, स्वर्ण पदक जीता गया। आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक में भी मीराबाई चानू जी के द्वारा पहला पदक जीता गया था, वो पदक सिल्वर था। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के तरफ से कॉमनवेल्थ गेम में अभी तक लगभग कितने पदक प्राप्त किए जा चुके हैं, तो 49 पदक प्राप्त किए जा चुके हैं और पदक तालिका में कहां है, 5वें स्थान पे है। अब यहां से अगर हम एक प्रश्न और भी देख ले जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि 21वां, ये 22वां है मित्रों, तो 21वां का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम 2018 ये कहां किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में किया गया था और यहां पर भारत का स्थान कितना था पदक तालिका में, तो तीसरा था। अगर हम यही बात कर लें कुछ डाटा से जो दिए गए हैं इनमें, तो हाल ही में रामसर स्थलों की सूची आई है, तो भारत के कितने नए रामसर स्थलों को चिन्हित किया गया है, तो पहली बार 5 रामसर स्थलों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 3 कहां के, तमिलनाडु के, एक कहां का, मध्य प्रदेश का, और एक कहां का, पाला आपको याद होगा कहां का, मिजोरम का। फिर दूसरी बार हाल ही में 10 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया, जिसमें 6 आर्द्र भूमियां जो हैं वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, एक गोवा से है, एक मध्य प्रदेश से है, एक कर्नाटक से है और एक उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें 7 डिजिट की, तो आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कितने पदक प्राप्त किए गए थे, तो 7 पदक प्राप्त किए गए थे। एक गोल्ड प्राप्त किया गया था, किसके द्वारा, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 7 की डिजिट में 7 अगस्त को इसी गोल्ड मेडल प्राप्त करने के कारण ही 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी का जो खेल है वो जेवलिन थ्रो है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। देखिए यहां पर भारत के असली हीरो जो हैं इनका फिगर आपको दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का कॉफी उत्पादन 2021-22 में कितना हो गया, मतलब आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो भारत में कॉफी उत्पादन का दर है वो कितना हो गया है। तो यहां देखिए 1.4 बिलियन, दूसरा है 2 बिलियन, तीसरा 3.5 बिलियन और चौथा दिया गया 4.5 बिलियन। तो यहां हमारा जो सही विकल्प है, पहला विकल्प सही होगा 1.04 बिलियन। पहली बार भारत में कॉफी उत्पादन के निर्यात में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी दिखी है, वो कितना है, 1.404 बिलियन। और अगर हम वित्तीय वर्ष 2020-21 की बात करें तो इससे 42% की वृद्धि पाई गई है निर्यात में। अब यहां से हम बात करें कि कॉफी उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये 3 राज्य क्रमशः कॉफी उत्पादन में सर्वोच्च हैं। पहले स्थान पे आपका कर्नाटक है, दूसरे पर केरल है, तीसरे पर तमिलनाडु है। अगर हाल ही के कुछ डाटा को हम देखें तो अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि IMF के द्वारा विकास दर, भारत की विकास दर को घटा दिया गया था। तो आपको याद रखना है कितना घटा दिया गया था, तो 8.2% से यह विकास दर 7.4% की कर दी गई थी। और हाल ही में आरबीआई ने अपने रेपो दर में वृद्धि की है। क्या किया है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो दर में वृद्धि की है। साथ ही साथ अब काफी से महत्वपूर्ण जानकारी और भी कुछ है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो रोबेस्टा और अरेबिका नामक कॉफी का उत्पादन भारत में किया जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में। अगर हम बात करें भारत के ही परिप्रेक्ष्य में मित्रों, तो लगभग विश्व के 50 देशों में भारत कॉफी की सप्लाई करता है या निर्यात करता है। अगर हम बात करें विश्व लेवल में कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो ये ब्राजील करता है। कौन करता है मित्रों, ब्राजील करता है। ब्राजील की राजधानी क्या है,
ब्राजीलिया है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कॉफी के बागान को या कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कॉफी बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है, तो सेंटोस बंदरगाह जो है कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में देखें, यहां देखिए ये आपको फिगर के माध्यम से कॉफी की खेती के बारे में दिखाया गया है जहां उत्पादन किया जाता है। तो आपको याद रखना है भारत में कर्नाटक राज्य है, केरल राज्य है और तमिलनाडु राज्य है। साथ ही साथ विश्व में कौन सा है पहले स्थान पे, तो विश्व में सबसे पहला स्थान जो है ये ब्राजील का है। भारत लगभग 50 देशों में कॉफी का शेयर करता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया। देखिए यहां दिया गया पहला 4 अगस्त, दूसरा दिया गया है 6 अगस्त, तीसरा 9 अगस्त और चौथा दिया गया है 7 अगस्त। यहां जो सही हमारा है विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वदेशी निर्मित वस्तुएं हैं उनका उत्पादन या उनका उपयोग अधिक से अधिक किया जाना। अब इसका श्रेय अगर हम देखें तो सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए जाने की घोषणा बंगाल विभाजन के द्वारा किया गया था और यहीं से इसका प्रारंभ होता है। अगर हम बात करें यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में कि कब से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, तो 2015 से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो भारत के बुनकर या जो इन बुनकर समाज है उनको रोजगार से जोड़ना और उनके जीवन यापन को उच्च बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब 2015 से प्रारंभ किया गया तो ये कौन सा क्रम होगा, तो 8वां क्रम का होगा। अगर हम बात करें यही 8वां, तो एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है। हाल ही में हम लोगों ने विश्व योग दिवस भी मनाया है और इसका क्रम कौन सा है, 8वां क्रम है। और इसका जो थीम है क्या है, मानवता के लिए योग जो है ये इसका थीम है विश्व योग दिवस का। अगर हम इसी विकल्प के माध्यम से देख लें तो हाल ही में 2 दिवसों के बारे में और हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। हाल ही में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों स्थल कहां से संबंधित हैं, तो मित्रों आपको याद रखना है ये दोनों स्थान जो है जापान से स्थित हैं। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देखिए। यहां हथकरघा जो आपका है इसे फिगर के माध्यम से दिखाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा। आइए इसी क्रम में देखें अगला। हाल ही में चर्चा में रहा स्काई लाइट का संबंध किससे है। देखिए दिया गया है स्काई लाइट का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर विकल्प के आधार पर भारतीय सेना, दूसरा युद्धाभ्यास, तीसरा तटरक्षक जहाज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर ये सही होगा। स्काई लाइट क्या है, तो भारतीय सेना के द्वारा 5 दिवसीय अभ्यास है किसका, उपग्रहों का 5 दिवसीय अभ्यास है और इसका नाम क्या दिया गया है मित्रों, स्काई लाइट दिया गया है। साथ ही साथ अब बात हो रही है भारतीय सेना की, तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, थल सेना के प्रमुख जो हैं मनोज पांडे जी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना के विवेक राम चौधरी जी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं पर जल या नेवी के प्रमुख कौन हैं, तो एडमिरल
हरि कुमार जी जो हैं ये जल सेना के प्रमुख हैं। अब यहां पर स्काईलाइट उपग्रहों से संबंधित प्रश्न है, तो आपको हाल ही में हमने चर्चा में रहे कुछ उपग्रहों के जो प्रक्षेपण यान हैं उनसे संबंधित जरूरी बातें शेयर की थी। जैसे अगर हम बात करें जीसैट 24, इसका संबंध या किसके द्वारा, जीसैट 24 के द्वारा एरियन 5 का सफल परीक्षण किया गया। कहां से किया गया, कौरू फ्रेंच गुयाना से किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें PSLV C-52, आपको याद रखना है PSLV C-52, तो इसको EOS 04, EOS का मतलब यहां है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, 2022 का पहला प्रक्षेपण किया गया था और ये कब किया गया था, 14 फरवरी को किया गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है PSLV C-53, आपको याद रखना है इससे सिंगापुर के तीन उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया। कहां, श्रीहरिकोटा से। साथ ही साथ अभी हाल ही में चर्चा में रहा SSLV का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसके द्वारा ग्रामीण आजादी सेट को प्रक्षेपित किया गया जो कि अपनी स्थिति से भटक गया है। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में सेबी के द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां हमारा विकल्प पहला दिया गया है अनंत वी नागेश्वरन होना चाहिए। और अगला है NK सिंह, तीसरा दिया गया है राजीव कुमार, चौथा दिया गया है KV सुब्रमण्यम। मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेबी के द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों यहां जो हमारा सही विकल्प है वो विकल्प सही है KV सुब्रमण्यम के द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इनको एक समिति का नियुक्ति किया गया है। अब अगर हम यही सेबी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लें। सेबी से संबंधित आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सेबी का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 1992 अधिनियम 1992 के आधार पर सेबी का गठन किया गया था। अब आपको याद रखना है किसकी सिफारिश पर सेबी का गठन किया गया था, तो नरसिंहन समिति की सिफारिश पर सेबी का गठन किया गया था। और प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को सेबी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसकी जो अनुशंसा है ये अधिनियम 1992 के द्वारा 12 अप्रैल 1992 को किया गया। अगर हम बात करें यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त की गई हैं, तो माधुरी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। अगर हम यही बात कर लें विकल्प से और संबंधित प्रश्नों के बारे में, वी अनंत नागेश्वरन जी ये किस रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अनंत वी नागेश्वरन जी को। अगर हम बात करें एनके सिंह जी के बारे में, भारत के 15वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन है, तो एनके सिंह है। इनका नाम है नंद किशोर सिंह। अगर हम बात करें राजीव कुमार जी के बारे में, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये कौन है, राजीव कुमार जी हैं। अगर हम ये हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हुई हैं उनसे अगर देख लें तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे अगर बात करें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें G20 देशों की बैठक जो कि 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर में होगा, इसके शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो अभिताभ कांत जी को G20 देशों के लिए शेरपा भारत की तरफ से नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए इनका फिगर दिया गया है आपको।
अगला प्रश्न आप देख लीजिए, हाल ही में चर्चा में रहा चीन के द्वारा किस देश के पास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। अब यहां देखिए, पहला दिया गया ताइवान, दूसरा दिया गया अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा जापान। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा, ताइवान। ताइवान के पास में चीन के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हाल ही में चर्चा में रहा है ताइवान, क्योंकि यहां पर यूएसए के कैंडिडेट जो थे नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान देश की 1 दिवसीय यात्रा पर गई हुई थी, जिसके कारण चीन को सबसे ज्यादा जो है समस्या उत्पन्न हुआ। अब यहां ताइवान की राजधानी क्या है, तो ताइपे ताइवान की राजधानी है। अब मित्रों, बात हो रही है युद्धाभ्यास की, तो हम युद्धाभ्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को देखें। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका के साथ, अमेरिका और भारत के बीच में होता है वज्र प्रहार। क्या होता है, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। साथ ही साथ अगर रूस के बारे में बात करें तो इंद्र युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और रूस के बीच में। जापान के साथ कौन होता है, MPX मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, साथ ही साथ जाइमेक्स और धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, तो जापान के साथ होता है। जाइमेक्स किसके साथ होता है, भारत जापान के साथ होता है। आपको याद रखना है MPX किसके साथ होता है, भारत और जापान के साथ। साथ ही साथ फ्रांस के साथ भी आयोजित किया जाता है MPX। अगर हम बात करें मालाबार युद्धाभ्यास किन किन के बीच में होता है, तो क्वाड देशों के बीच में मालाबार युद्धाभ्यास होता है। अब क्वाड देश कौन है, आपका जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका यूएसए। इन 4 देशों को संयुक्त रूप से क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है I2U2 और U2 का जो आशा है ये क्वाड देशों के समान देशों का है, तो इसमें I2 का मतलब इंडिया और इजराइल है और U2 का मतलब यूएसए और यूएई है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा बढ़े चलो अभियान प्रारंभ किया गया। अब यहां देखिए, पहला दिया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय, दूसरा संस्कृति मंत्रालय, तीसरा रक्षा मंत्रालय, चौथा गृह मंत्रालय। जो हमारा सही विकल्प यहां है, विकल्प नंबर बी सही होगा, संस्कृति मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों, तो आपको यह जानना है कि हम लोग आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इसको घर घर एक योजना है, हर घर झंडा। इसी योजना के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम को प्रेरित करने के उद्देश्य से बढ़े चलो अभियान प्रारंभ किया गया। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब आपको याद ही रखना है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी जी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं। आपको याद होगा दोस्तों, 360 टेम्पल ये भी किसकी पहल है, ये भी संस्कृति मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है मित्रों, ये भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका ऑनलाइन उनकी आरती या उनके प्रसाद या उनके दर्शन की बुकिंग का जो ऑनलाइन व्यवस्था है वो किसके अंदर है, 360 टेम्पल के अंतर्गत है। अब यहीं पे अगर हम बात करें शिक्षा मंत्रालय के बारे में, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय की, तो राजनाथ सिंह जी जो हैं ये रक्षा मंत्री हैं। अगर हम बात करें गृह मंत्रालय के बारे में, तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। साथ ही साथ आपके इनसे एक प्रश्न और भी याद रखना है आपको कि सहकारिता मंत्री कौन है, या पहले सहकारिता मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत संस्कृति मंत्रालय का लोगो दिया गया है। इसी क्रम में इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मोदी सर्किट का संबंध किससे है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां गलत होने की संभावना अत्यधिक है। अगर हम बात करें यहीं पर हाल ही में चर्चा में रहा मोदी सर्किट का संबंध किससे है, तो विकल्प दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, दूसरा ओरांग टाइगर रिजर्व, तीसरा जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, चौथा जो दिया गया है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। यह कहां स्थित है, आपको याद रखना है उत्तराखंड में।
उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है कि इसका नाम पहले क्या था, हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क के नाम से किसे जाना जाता था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाना जाता था। और अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें मोदी सर्किट, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि मोदी जी और डेयरविल दोनों लोगों ने जिम कॉर्बेट में एक अपना शूटिंग किया था, उसी के आधार पे जिम कॉर्बेट में वहां पर मोदी सर्किट बनाए जाने की घोषणा उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। अब यहां अगर हम बात करें उत्तराखंड सरकार से, तो आपको एक प्रश्न जरूर याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष किस महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो रितु खंडूरी जो हैं ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें फूलों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तराखंड को जाना जाता है। अन्य विकल्पों में अगर देख लें, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसको T×2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा T×2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। कहां से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की, तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53 टाइगर रिजर्व हैं, और 53वां कौन है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो कि कहां से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 52वां कौन है, तो रामगढ़ विषधारी, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था, तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 ईस्वी में आया था। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। अगर हम बात करें एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लागू किया गया था, तो 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। अगर हम बात कर लें यहीं पर भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं, इसमें सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहां हैं, तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और कितने हैं, 526 में। और हाल ही में हमने 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस के रूप में मनाया है। आइए इसी क्रम में हम लोग इस सेशन का देखिए, यहां पर फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है डेविड और नरेंद्र मोदी जी का फोटो दिया गया है, जो कि उस दौरान का है जब ये लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यात्रा पर थे। इसी क्रम में आपसे पुनः 2 शब्दों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। देखिए दिया गया है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मतलब अगर आपका जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास के बल पर आप अपने सफलता को प्राप्त करते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी क्रम में आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।